नमस्कार दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम फिट इंडिया एक्ट को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट साल 1773 को पढ़ा। रेगुलेटिंग एक्ट जो मुख्य उद्देश्य था वो था कंपनी के रूल को सेंट्रलाइज करना। आप ऑलरेडी जानते हैं उस समय इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड मद्रास। अब सेंट्रलाइजेशन के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और जो 2 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट्स बना दिए। यानी कंपनी द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू बॉम्बे और मद्रास को पास ऑन किया जाएगा। बट वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा था। अभी भी प्रेसिडेंसीज अपना इंडिविजुअल रूल बना रही थी और डिसीजन ले रही थी। ये सबको देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी डिस्कशन हुआ, क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट था। इंडिया से ब्रिटेन को रेवेन्यूज, ट्रेड और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते थे। तो ब्रिटेन किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि इंडिया उसके हाथ से निकल जाए। और जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था कंपनी दिवालिया हो जाएगी और भारत पे से उसका कंट्रोल चला जाएगा। और इसके साथ नेपोलियन बोनापार्ट वो भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे और अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता, फ्रांस जरूर इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेता। उस समय के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था विलियम पिट्स, उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पारित करने का फैसला किया। अब पिट्स इंडिया एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य था कंपनी रूल को अकाउंटेबल बनाना। यानी कंपनी जो भी काम कर रही है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब किसको दिया जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये पूरे सिस्टम को कैसे फॉलो करेगा कंपनी? ये डिफाइन किया गया डुअल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लेजिस्लेचर का काम देखेंगे। यानी अब जो रूल बनेगा वो कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, ये डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगी, वहां से ये सारे रूल बनाए जाएंगे। देन इसको पास ऑन किया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पास ऑन करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और ये पूरी तरह मैंडेटरी कर दिया गया कि जो 2 अदर प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे एंड मद्रास, वो स्ट्रिक्टली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फॉलो करेंगे। उसके साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये हिदायत दी गई कि आपके द्वारा जो भी काम भारत में किया जा रहा है उसका आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना पड़ेगा। इस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी की सरकार बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस समय जो अब कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आ चुका था। यानी अब जो भी रूल बन रहे थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बन रहे थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का पहला जो इनडायरेक्ट कंट्रोल भारत पे था वो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य पॉइंट्स क्या थे। डुअल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ये दोनों जो सिस्टम थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों लंदन में बैठते थे। इंडिया में कौन प्रतिनिधित्व करता था? इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अदर प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स, वो रूल देखते थे। तो अब समझिए, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट भेजेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये रिपोर्ट देंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको पेश करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है या फिर अगर रिपोर्ट में कुछ आपत्तियां हैं तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से अकाउंटेबल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस फिट इंडिया एक्ट के थ्रू आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया, जहाँ पे सरकार को अपने किए गए हर एक्शन के लिए पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी और पार्लियामेंट वहां पे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अकाउंटेबिलिटी पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं फिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू लिया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और जवाब भी देने पड़ेंगे उनके सारे एक्शंस के लिए। उन्होंने जो भी काम किए, जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, पॉलिसी तो वो बनाएंगे नहीं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उस इम्प्लीमेंट में क्या कमियां हो गई या जो भी कोई समस्या होती है तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट भेजेंगे, वो रिपोर्ट के ऊपर उनसे जवाब मांगा जाएगा। देन इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल स्टैब्लिश। जाहिर सी बात है, अब अगर रूल ब्रिटेन में बन रहे हैं तो ब्रिटेन का कंट्रोल इंडिया
इंडिया पे, तो इनडायरेक्टली आ गया। तो इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भारत में दिख रहा है, भारत में तो ऐसा ही दिख रहा है कि कंपनी रूल कर रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रूल कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला गया है। बट ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के थ्रू ब्रिटेन का एक कंट्रोल इंडिया पे स्थापित हो गया। वो हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में अभी तक जो रूल और रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे, जो नियम बन रहे थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू बन रहे थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स उनको सपोर्ट कर रहा था। आई थिंक पिट्स इंडिया एक्ट में इतना सफिशिएंट है, इतना जानना हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसा ही बन सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ आप सोच रहे होंगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में अंग्रेजों के नियंत्रण को या कंपनी के नियंत्रण को किस तरीके से बदला, या फिर या फिर या फिर प्रश्न हो सकता है, भारतीय संविधान की जड़ें ब्रिटिश काल में बनाए गए अधिनियम में पाई जाती हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो हमें मेन रूप से याद रखना है, जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों लाए जा रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या है, ताकि हम समझ सके कि उनकी उन उन सारे प्राविधानों का हमारे अभी के संविधान में क्या रोल है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ ही खत्म करते हैं। अगली वीडियो से हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।